अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि सबको पता है कि फार्माकोलॉजी के सेमेस्टर 3 के जो बीएसएम के स्टूडेंट्स हैं उनकी कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंगली हम लेक्चर्स को अपलोड कर रहे हैं। यूनिट 1 का पार्ट 1 जो था वो हम लोगों ने अपलोड कर दिया था। आज हम पार्ट 2 के कोर्स आउटलाइन के मुताबिक ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी को ब्रीफली और आइडेंटिफाई करेंगे पर्पसेस ऑफ मेडिकेशन को और सोर्सेज ऑफ मेडिकेशन को। आए वन बाय वन देखते हैं और डिस्कस करते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और ताकि आने वाली वीडियो तक उन तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया जो आप हमारी वीडियो को सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो अभी तक हमने सारी ये चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोपिया। A pharmacopoeia is an official book or standards references that provide detailed information on the drugs। बिल्कुल फार्माकोपिया जो है ये ऑफिशियल बुक हो सकती है, स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, रेफरेंसेस हो सकते हैं और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी ड्रग्स के बारे में, जिसमें उस ड्रग की आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो रिटर्न होते हैं। तो फार्माकोपिया बेसिकली ऑफिशियल बुक होती है जिसमें किसी भी ड्रग की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। ड्रग विथड्रॉल, द सिम्टम्स दैट अकर व्हेन अ ड्रग इज स्टॉप्ड सडनली आफ्टर लॉन्ग टर्म यूज़। किसी भी ड्रग्स को जब आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं और उसके स्टॉप करने पर जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं, अब्रप्टली रोक देने पर जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो ड्रग विथड्रॉ सिम्टम्स कहलाते हैं। जैसा कि कोई शख्स अगर बेंजोडाज़ापिन ले रहा हो और वो बेंजोडाज़ापिन जैसा कि डियाज़ेपाम, लोराज़ेपाम, लेप्राज़ोलम है, जब वो सडनली इस ड्रग को रोक देता है तो उसकी वजह से उसमें एंजाइटी और सीजर्स जैसे सिम्टम्स अपीयर होते हैं। इसी तरह जो लोग अल्कोहल लेते हैं, अगर वो अल्कोहल पीना छोड़ दें तो कुछ अर्सा के लिए उनमें अल्कोहल विथड्रॉ सिम्टम्स भी आते हैं। तो विथड्रॉ सिम्टम्स जो होते हैं या ड्रग विथड्रॉ सिम्टम्स जो होते हैं वो बेसिकली किसी भी ड्रग को अगर आप स्टॉप कर दें सडनली, जो आप लॉन्ग टर्म से ले रहे हों और उसकी वजह से सिम्टम्स अपीयर हों, वो ड्रग विथड्रॉ सिम्टम्स कहलाते हैं। रिसेप्टर, और रिसेप्टर इज़ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन और ऑन अ सेल। बिल्कुल, और रिसेप्टर जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जब हम आगे डिटेल में सिस्टम वाइज फार्माकोलॉजी डिस्कस करेंगे उसमें रिसेप्टर्स के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र आएगा, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। और रिसेप्टर जो है, एक रिसेप्टर जो होता है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल के अंदर या सेल के ऊपर होते हैं, जो कि इंटरेक्ट करते हैं किसी भी ड्रग के साथ जो हम लेते हैं और वो प्रोड्यूस करता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को। रिसेप्टर जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के अंदर और बाहर होते हैं, और जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करती है जिसकी वजह से बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। ड्रग एक्ट बाय बाइंडिंग टू रिसेप्टर टू आइदर एक्टिवेट और ब्लॉक अ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। बिल्कुल, रिसेप्टर या तो एगोनिस्ट का काम करेंगी ड्रग्स उस रिसेप्टर पे, या एंटागोनिस्ट का। एगोनिस्ट ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो रिसेप्टर पर बाइंड करने के बाद उसको एक्टिवेट कर देती हैं, उस रिसेप्टर के फंक्शंस को इन्हांस कर देती हैं, वो एगोनिस्ट ड्रग्स कहलाती हैं। और वो ड्रग्स जो उस रिसेप्टर पर एक्ट करके उसको ब्लॉक कर दें, उसके फंक्शन को एक्टिवेट ना होने दें या ब्लॉक कर दें, इनएक्टिवेट कर दें, तो वो एंटागोनिस्ट ड्रग्स कहलाती हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हमने टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ फार्माकोलॉजी डिस्कस कर लिए। इसी तरह चैप्टर वाइज हम टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया करेंगे। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। एंशियट इरा, ओरिजिन ऑफ मेडिसन। मेडिसन का एंशियट इरा में कैसे ओरिजिन हुआ। द यूज़ ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेज एज मेडिसन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम्स। बिल्कुल, एंशियट इरा में उस दौर के अंदर जो है जो मेडिसिन का ओरिजिन हुआ वो नेचुरल सब्सटेंसेस को यूज़ करते थे मेडिसिन के तौर पर। अर्ली ह्यूमंस रिलाई ऑन हर्ब्स, मिनरल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स फॉर हीलिंग।
जो पहले लोग थे, जो पुराने ज़माने के लोग थे, एंशिएंट एरा के लोग थे, वो जब हर्ब्स को यूज़ करते थे, मिनरल्स को और एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके हीलिंग के लिए, और उनका जो ज़्यादा रिलाय होता था वो हर्ब्स के ऊपर होता था, एनिमल्स की प्रोडक्ट्स पर, जो एनिमल्स वो लेते थे, या मिनरल्स पर, उनको यूज़ करके वो हीलिंग के लिए यूज़ करते थे। इजिप्शियन, जो मिस्र के लोग थे, वो एबर्स पाइपर्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, लिस्टेड हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस। जैसे कि आज के दौर में साइक्लोपीडिया, विकीपीडिया या फार्माकोपीडिया वगैरह आपको इंटरनेट फैसिलिटीज़ मिलती है। इजिप्शियन दौर के अंदर 1550 में BC में एबर्स पाइपर्स के नाम से उन्होंने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स जो था वो तश्कील दिया था, जिसमें उन्होंने 100 की तादाद में मेडिसिनल सब्सटेंसेस को लिखा था, जिसमें हनी, मिर और एलोई। इजिप्शियन मेडिसिन वाज हेवनली प्लांट बेस्ड, और जितनी भी उनकी मेडिसिन होती थी वो प्लांट बेस्ड होती थी। उन्होंने ये तमाम जो सब्सटेंसेस थे इनको उस बुक में लिखा था जिसका नाम एबर्स पाइपर्स था। चाइना के अंदर शिनोग बेन चाओ चिंग, वन ऑफ द अर्लीस्ट चाइनीज़ फार्माकोपिया, बिल्कुल चाइना के अंदर जो उन्होंने बुक डिटेल लिखी थी, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने डिटेल लिखे थे, उसका नाम था शिन नॉग बेन चाओ चिंग। इन्होंने, जैसे आज के दौर में साइक्लोपीडिया, विकीपीडिया या इजिप्शियन ने जो एबर्स पाइपर्स लिखा था इजिप्ट में, चाइना वालों ने शेन नॉन्ग बेन चाओ चिंग लिखा था। और ये जो ड्रग्स, ये इन जो लिस्ट थी ड्रग की या फार्माकोपिया थी, जो डिटेल थी, ये 365 मेडिसिनल सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल थी, और इसमें भी हर्ब्स, मिनरल्स और एनिमल्स से ली गई ड्रग्स को, यानी कि सब्सटेंसेस को लिखा गया था। इंडिया में इंडिया आयुर्वेदिक टेक्स्ट सच एज चरका संहिता, ये भी एक आज के दौर की साइक्लोपीडिया, विकीपीडिया या आप कह सकते हैं फार्माकोपीडिया है, जो कि जैसे कि आज के दौर में हम सर्च करते हैं हमारे पास लिस्ट ऑफ ड्रग्स आ जाता है। ये इंडिया के अंदर उस दौर के अंदर 1000 BC में चराका संहिता के नाम से लिस्ट बनाई गई थी, टेक्स्ट था, जिसमें इंडियन आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के नाम लिखे थे, जिसमें प्लांट से ली गई, नेचुरल प्रोडक्ट्स से ली गई जो सब्सटेंसेस थे हीलिंग के लिए, जो वो यूज़ करते थे, वो लिखे गए थे। ग्रीस के अंदर हिप्पोक्रेट्स जो था, इसने 460 to 370 BCE में, बिफोर BCE में कंसीडर्ड किया था, ये कंसीडर्ड हुआ था फादर ऑफ मेडिसिन के तौर पर। तो MCQs में अक्सर पूछा जाता है कि ग्रीस के अंदर हिप्पोक्रेट्स जो था उसका क्या काम था, तो ये फादर ऑफ मेडिसिन था, और इसने कहा था कि जो मेडिसिन दी जाती है उसकी रैशनल अप्रोच भी ट्रीटमेंट की होनी चाहिए, एंड डिस्टेंसिंग मेडिसिन फ्रॉम सुपरस्टिशन, और इसने सुपरस्टिशियस बिलीफ से डिफ्रेंशिएट किया था मेडिसिन को, एक फ़र्क किया था कि सुपरस्टिशियस जो बिलीव्स हैं मेडिसिन का, उनसे कुछ डिफरेंट काम होता है, और इसने इसलिए बोला था कि जो भी आप ट्रीटमेंट देते हैं उसका कोई रैशनल होता है, उसकी कोई लॉजिकल रीजनिंग होती है। डिस्कोडियस जो है, इसने 1st सेंचुरी में, ये एक ग्रीक फिजिशियन था जिसने डी मटीरिया मेडिका लिखी थी, और ये भी आज के दौर की साइक्लोपीडिया के तौर पर काम करती थी। इसमें इसने हर्बल मेडिसिन की एक फाउंडेशनल टेक्स्ट बुक बनाई थी जिसे डी मटीरिया मेडिका कहते हैं, और ये डिस्कोडियस ने लिखी थी। इट कैटालॉग्ड ओवर 600 मेडिसिनल प्लांट एंड दियर यूजेस, बिल्कुल इसने 600 मेडिसिनल प्लांट के बारे में और उनके इस्तेमाल के बारे में लिखा था, और ये उस दौर में एक अर्ली कंट्रीब्यूशन थी फार्माकोलॉजी के अंदर, जो कि डिस्कोडियस ने डी मटीरिया मेडिका की फॉर्म में, जो कि एक रिटन बुक थी जो लिखी थी, जिसमें 600 मेडिसिनल प्लांट के बारे में लिखा गया था। नंबर 2 पे जैसे हमने एंशिएंट ईरा पढ़ा, इसमें मेडिवल एंड इस्लामिक ईरा आता है। इस्लामिक ईरा के अंदर जो इस्लामिक मेडिसिन है, इसमें इस्लामिक स्कॉलर्स का बड़ा अहम रोल था, जिन्होंने क्रूशियल रोल अदा किया था प्रिजर्विंग एंड एडवांसिंग फार्माकोलॉजिकल नॉलेज, बिल्कुल जो प्रीवियस नॉलेज था उसको प्रिजर्व किया था, और एडवांस फार्माकोलॉजिकल नॉलेज को अपग्रेड किया था मिडल एज के अंदर। एविसिना का नाम बहुत एक फेमस है इस्लामिक ईरा के अंदर फार्माकोलॉजी में। इसने द कैनन ऑफ मेडिसिन जो थी वो
डिटेल डिस्क्रिप्शन दी थी जिसमें हंड्रेड्स ऑफ ड्रग्स के नाम लिखे थे और उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी। ही इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट सच एज क्लिनिकल ट्रायल एंड ड्रग टेस्टिंग। बिल्कुल इसने ये वो फर्स्ट पर्सन था जिसने कॉन्सेप्ट दिया था क्लिनिकल ट्रायल्स का कि रिसर्च बेस होनी चाहिए और ड्रग टेस्ट होकर इंट्रोड्यूस होनी चाहिए या मार्केट में जानी चाहिए। इसने सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया था लेकिन इसने काम इस पर नहीं किया था। अल राज़ी जो था इसने भी कंट्रीब्यूशन की थी एवासीना के साथ और एडवांस फार्माकोलॉजी के अंदर इसने भी बड़ा हेल्प आउट किया था, लेकिन इसने भी अल राज़ी ने एवासीना की बात को ही कंट्रीब्यूट करके बढ़ाया था। यूरोपियन फार्माकोलॉजी जो थी वो एडवांस थी। इसमें फार्माकोलॉजी इन यूरोप वॉज स्टिल लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय हर्बल मेडिसिन। बिल्कुल इस पीरियड के अंदर यूरोप वालों ने भी हर्बल मेडिसिन को ही ज़्यादा प्रमोट किया था। मिनिस्ट्रीज़ वर सेंटर्स ऑफ मेडिकल नॉलेज। बिल्कुल जो मिनिस्ट्रीज़ थी, जो चर्चिज़ थे, जो मॉन्क्स थे, उन्होंने रिकॉर्डेड मैनी हर्बल रेमेडीज़, इन्होंने हर्बल रेमेडीज़ को रिकॉर्ड किया था। और मिनिस्ट्रीज़ जो काम करती थी, जो रिलीजियस मिनिस्ट्रीज़ थी, एजुकेशनल मिनिस्ट्रीज़ थी, वो भी मेडिकल नॉलेज का एक सेंटर थी और वो भी मॉन्क्स के साथ मिलकर जो रिलीजियस अलंबरदार थे या कह सकते हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते थे, उनके साथ मिलकर काम किया था। सेलरिनो स्कूल ऑफ मेडिसिन जो कि इटली में मौजूद था 9th सेंचुरी के अंदर, इन्होंने ग्रीक और अरब मेडिकल टीचिंग्स को मिलाकर यूरोपियन फार्माकोलॉजी को फ़रोग दिया था। रिनेशंस एंड द अर्ली मॉडर्न इरा। पैरासिलासिस ये स्विस फिजिशियन था, पैरासिलासिस, जिसने रिविजनलाइज्ड किया था मेडिसिन बाय एम्फसाइज द यूज़ ऑफ केमिकल रैदर दैन द हर्ब्स अलोन। इसने ये वो बंदा था जिसने बोला था कि आप सिर्फ हर्ब्स को अकेले इस्तेमाल ना करें बल्कि केमिकल मेडिसिन को केमिकल के तौर पर भी इस्तेमाल करें। ही कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। ये वो बंदा था जिसे फाउंडर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है और इसने कहा था द डस मेक द पॉइजन, और इसका मतलब था कि ये ड्रग्स जो हैं पॉइजन के तौर पर भी बनती हैं। ही इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल्स लाइक मर्करी एंड लेड फॉर ट्रीटिंग डिजीज़। ये वो बंदा था जिसने टॉक्सिकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था और ये फाउंडर था, और इसने लेड और मर्करी का इस्तेमाल करके डिजीज़ को ट्रीट किया था। और शिफ्टिंग मेडिसिन फ्राम बीइंग प्योरली प्लांट बेस्ड, इसने जो प्योरली प्लांट बेस्ड मेडिकेशन थी उसको शिफ्ट किया था केमिकल बेस पर। बॉटनी एंड अर्ली ड्रग डिस्कवरी। बिल्कुल यूरोपियन फार्माकोलॉजी में बॉटनी एंड अर्ली ड्रग डिस्कवरी भी हुई। जिस तरह द स्टडी ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड एज अ बॉटनी एंड ड्यूरिंग द रिनेशंस हेल्प्ड इन द आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिकल प्लांट। बिल्कुल शुरू में रिनेशंस ने हेल्प किया था कि वो आइडेंटिफाई करते थे और डॉक्यूमेंट करते थे मेडिसिनल प्लांट्स को। द फर्स्ट फार्माकोपिया वाज पब्लिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो फर्स्ट फार्माकोपिया थी जो इंटरनेशनली पब्लिश हुई थी वो लंदन के अंदर पब्लिकेशन हुई थी। और इस फार्माकोपिया को लंदन फार्माकोपिया भी कहते हैं। इसमें मेडिकल ड्रग्स की लिस्ट दी गई थी, ये 1800 में दी गई थी। बर्थ ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। बिल्कुल साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी थी वो भी यूरोपियन फार्माकोलॉजी के रिनीशियंस और अर्ली मॉडर्न इरा के अंदर ही एक्सपेरिमेंटल बेस, साइंटिफिक बेस जो थी फार्माकोलॉजी को बर्थ दी थी, यानी कि इंट्रोड्यूस करवाया था। 19th सेंचुरी में द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। बिल्कुल जो 19वीं सदी थी उसके अंदर फाउंडेशन की गई थी मॉडर्न फार्माकोलॉजी की। और 1820 से 1879 से रडोल्फ ब्यूहमीन जो था, ब्यूहम जी था, बुचीम भी कहते हैं इसको, ये जो कि फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी कहलाता है, इसने इस्टेब्लिश किया था फर्स्ट फार्माकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री इन डॉरपेट इस्टोनिया में। और इसका फोकस था कि जो भी ड्रग दी जाए उसको उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझा जाए कि वो कैसे बॉडी में काम करती है। ही फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ ड्रग्स वर्क इन द बॉडी, कि कैसे जो है वो ड्रग बॉडी के अंदर काम करती है। बेसिकली इसने फार्माकोडायनामिक को इंट्रोड्यूस करवाया था कि कैसे ड्रग बॉडी के अंदर काम करती है। जब हम फार्माकोडायनामिक्स की डेफिनेशन को भी देखते हैं तो वो भी ये है कि व्हाट द ड्रग डज विद द बॉडी, के ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या काम करती है। इसने डॉरपेट लेबॉर्ट्री कायम की थी इस्टोनिया में, जिसमें इसने
फार्माकोलॉजी के मैकेनिज्म को, यानी कि कैसे ड्रग बॉडी के साथ काम करती है, देखा था। क्लाउड बर्नेट जो था, इसने 1830 में 13 से 1878 तक काम किया और ये एक फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट था। इसने एक्सपेरिमेंट किया था क्यूरर पे, जो कि मसल रिलैक्सेंट है, जो कि आप आने वाले दिनों में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के तौर पर भी देखेंगे। इसने रिवील किया था कि ये ड्रग जो होती हैं ये नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करके उसको रिलैक्स कर देती हैं, जिसकी वजह से बॉडी मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। Development of alkaloids during 19th century, several key plant-based drug was isolated। इसने बहुत सारी plant based drugs को isolate किया था, और जैसे कि मॉर्फिन जो कि अफ्यूम से ली जाती है, क्विनीन जो कि सिनकोना से ली जाती है, और कोकेन जो कि कोका लीफ से ली जाती है। इसने उनसे ड्रग को आइसोलेट करके, उन प्लांट्स को आइसोलेट करके ड्रग्स अब्स्ट्रैक्ट की थी, और ये डेवलपमेंट थी अल्कलॉइड्स की। राइज ऑफ केमिकल सिंथेसिस, बिल्कुल जैसा कि कुछ पहले इनिशिएट दौर के अंदर प्लांट बेस्ड हर्ब्स बेस्ड ड्रग्स थी, प्लांट नेचुरल बेस्ड थी, तो इन लोगों ने 1897 में फ्लेक्स हॉफमैन ने बायर के अंदर, इसने लेबॉर्ट्री के अंदर ड्रग्स को केमिकल कंपोजिशन स्ट्रक्चर की बेस पर, नेचुरल कंपाउंड्स को साइंटिस्ट बेस के ऊपर सिंथेसाइज किया था न्यू ड्रग्स को लेबॉर्ट्री के अंदर। तो ये भी एक बड़ी डिस्कवरी थी कि आप सिंथेटिक फॉर्म में भी केमिकल नेचर से ड्रग्स को तैयार कर सकते हैं। ये 1897 में हुआ था, और ये फर्स्ट सिंथेसाइज हुई थी एस्प्रिन, जो कि फिलिक्स हॉफमैन ने की थी। एस्प्रिन जो थी ये फर्स्ट सिंथेटिक ड्रग थी, जो कि फिलिक्स हॉफमैन ने एट बायर जो कि जगह है उधर की थी इन 1897 में लेबॉर्ट्री के अंदर। 20th सेंचुरी में अ पीरियड ऑफ रैपिड एडवांसमेंट, ये जो 20th सेंचुरी का दौर था, ये इसमें बड़ी तेज़ी से रैपिड एडवांसमेंट हुई, और ड्रग्स को डिस्कवरी ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स, यानी कि ड्रग्स की डिस्कवरी हुई जिसमें एंटीबायोटिक्स थी, जो कि 1928 में पेंसिलिन जो थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी, और ये बेसिकली एंटीबायोटिक की रहा था। जो एंटीबायोटिक की रेवोल्यूशन हुई थी वो 1928 में हुई थी, और पेंसिलिन पहली एंटीबायोटिक थी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और ये इसने यूज़ की थी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। एमसीक्यूज़ में स्टूडेंट अक्सर पूछा जाता है कि वो कौन सी पहली एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर हुई थी, तो वो पेंसिलिन थी, और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और ये 1928 में की थी इन्फेक्शन के अगेंस्ट। उसके बाद इसी दौर में प्रॉपर तरीके से फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक्स को भी स्टडी किया गया था। Synthetic drug and biotechnology. The development of synthetic drug like sulfur drugs and insulin synthesis led to explosion of the pharmaceutical research। बिल्कुल 1930s में सल्फर ड्रग्स जो थी वो डिस्कवर हुई थी, और 1922 में 1922 में इंसुलिन सिंथेसिस फॉर्म में डिस्कवर हुई थी, और ये जो थी सिंथेटिक ड्रग फॉर्म का एक एडवांस दौर था जिसमें फार्मास्यूटिकली रिसर्च बेस्ड जो थी वो ड्रग्स इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गई थी। The biotechnology revolution in late 20th century allowed for the production of biologics and monoclonal antibiotics and recombinant proteins। बिल्कुल 20th century जो थी इसमें बायोटेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन हुई थी, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रही थी बायोलॉजिकल और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के रिकम्बेंट प्रोटीन्स की, जो कि बायोलॉजिकल लेवल पर जेनेटिक चेंज म्यूटेशन के लेवल पर बायोटेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुई थी। FDA and drug regulation in response to drug disaster like थैलिडोमाइड ट्रेजेडी हुई थी 1960s में, जो कि एक बड़ा डिज़ास्टर कॉज हुआ था उसकी वजह से। तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ थी उन्होंने FDA जो थी इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि ड्रग की एफिकेसी को और सेफ्टी को इंश्योर करती हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाया था ताकि जो इसकी ड्रग की प्रॉपर तरीके से चेक एंड बैलेंस हो सके, उसकी सेफ्टी देखी जा सके, उसकी एफिकेसी देखी जा सके, उसकी थेरेप्यूटिक इंडेक्स को देखा जा सके, ताकि ड्रग जो मार्केट में आए वो ज़्यादा हार्मफुल ना हो।
21st सेंचुरी में पर्सनलाइज मेडिसिन एंड फार्माकोजेनेटिक्स। बिल्कुल स्टूडेंट, 21st सेंचुरी जो कि 21वीं सदी कहलाती है, इसके अंदर जो ड्रग्स थी, जो मेडिसिन थी, वो पर्सनलाइज्ड हो गई थी। फार्माकोजेनेटिक्स, द राइज ऑफ फार्माकोजेनेटिक्स इन 21st सेंचुरी हैज़ अलाउड फॉर द ड्रग टू बी टेलर्ड टू एन इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप्स। बिल्कुल फार्माकोजेनेटिक्स ये था कि 21वीं सदी के अंदर जो ड्रग्स थी वो जो तैयार की जा रही थी वो इंडिविजुअल के जेनेटिक मेकअप के अकॉर्डिंगली तैयार की जा रही थी, जिनको पर्सनलाइज थेरेपी के तौर पर भी जो हमें हेल्प करती थी। वेयर ट्रीटमेंट आर डिज़ाइन बेस्ड ऑन द पर्सन जेनेटिक प्रोफाइल। बिल्कुल, जिसमें कोई भी ट्रीटमेंट जो डिज़ाइन किया जा रहा था वो इंडिविजुअल के पर्सनल रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसकी जेनेटिक प्रोफाइल के मुताबिक, उसके डीएनए के अकॉर्डिंगली, उसकी जेनेटिक कोडिंग के मुताबिक तैयार की जाती थी, जिसके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और सेफर ड्रग के तौर पर इफेक्ट नज़र आते हैं। न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम इनोवेशन सच एज नैनो टेक्नोलॉजी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी एंड बायोडिग्रेडेबल प्लांट इम्प्लांट्स और रिवोल्यूशंस द वे ड्रग आर एडमिनिस्टर। बिल्कुल, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम में नैनो टेक्नोलॉजी आ जाती है और जितने भी टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम है वो इनोवेट होते हैं, जिससे हमें ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी रेवोल्यूशन होती है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। की कंट्रीब्यूशन टू फार्माकोलॉजी। जी स्टूडेंट्स, ये एक स्लाइड जो है मैंने की कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल हिस्ट्री में डाली है। तो स्टूडेंट, आप एमसीक्यूज़ को टैकल करने के लिए आप इस तमाम स्लाइड की चीज़ों को अगर याद कर लेते हैं तो आपको आइडिया होगा, फिर आप आसानी से एमसीक्यूज़ को हल कर सकते हैं। हिपोक्रेट्स जो था ये रैशनल ऑफ मेडिसिन भी कहलाता है, क्योंकि ये फादर ऑफ मेडिसिन तो था, लेकिन इसने कहा था कि जो ट्रीटमेंट आप देते हैं उसका रैशनल भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसे रैशनल मेडिसिन के तौर पर भी याद किया जाता है। डिस्कोडिया ने डी मटीरिया मेडिका दिया था, जिसमें 600 तक ड्रग की लिस्ट दी गई थी मेडिसन की। अवेसिना इस्लामी की राह के अंदर था, जिसने कैनन ऑफ मेडिसन दिया था। परसेलेस जो था फाउंडर ऑफ टैक्सोकोलॉजी कहलाता है। रोडोल्फ जो था ये फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी कहलाता है। क्लूड बर्नेट ने मैकेनिज्म ऑफ ड्रग जो था वो बताया था कि कैसे ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर काम करती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन को डिस्कवर किया था और फेलिक्स हॉफमैन ने एस्प्रिन को सिंथेसिस फॉर्म में डिस्कवर किया था। जी स्टूडेंट, पर्पस ऑफ मेडिकेशन इन फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, ये एससीक्यूज़ का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसलिए स्टूडेंट, इस आपके यूनिट 1 में जो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है पर्पस ऑफ मेडिकेशन इन फार्माकोलॉजी, इसलिए ये आपको आना चाहिए। ये वाइवे के अंदर भी पूछा जाता है, इंटरव्यूज़ भी जब कल को आप कहीं पे देने जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेडिकेशन के क्या क्या पर्पस हो सकते हैं। जर्नल क्वेश्चन है, फार्माकोलॉजी से रिलेटेड भी है, AHN से रिलेटेड भी है, हेल्थ असेसमेंट से रिलेटेड भी है, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। पर्पस ऑफ मेडिकेशन इन फार्माकोलॉजी, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट जब हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं तो ये थेरापेटिक यूज़ कहलाता है। तो ये भी एक पर्पस है मेडिकेशन का। फिर हम मेडिकेशन देते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के लिए, जिसको हम प्रोफिलैक्टिक यूज़ भी कहते हैं, कि आप किसी डिजीज़ के होने से पहले उसको ड्रग को देते हैं ताकि वो डिजीज़ ना हो सके। जैसे कि इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीन करते हैं इन्फ्लुएंजा की, वायरस की, बच्चों में मीजल्स, मम्स, रुबेला की, तो वो आप प्रिवेंट करते हैं, प्रोफिलैक्टिकली देते हैं किसी भी डिजीज़ के होने से पहले, प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, बिल्कुल डायग्नोस्टिक यूज़ के तौर पर भी, जैसे कि हमने कहा जब किसी को कोई इमेजिंग, रेडियोग्राफी की इमेजिंग करवानी हो या कोई भी ऐसा प्रोसीजर करवाना हो जिसमें हमने अक्सर सुना है सिटी कंट्रास्ट, सिटी MRI कंट्रास्ट, तो हम डाई जो होती है वो इंजेक्ट करते हैं। तो डाई जो है बेसिकली ये ड्रग का काम करती है, जो कि हमें डायग्नोज करने के लिए यूज़ करते हैं। सिम्टोमेटिक रिलीफ, जिसको पैलिएटिव यूज़ भी कहते हैं, मोस्टली सिम्टोमेटिक रिलीफ जो होता है ये कैंसर्स के पेशेंट में हम यूज़ करते हैं पैलिएटिव केयर के तौर पर। जो एंड स्टेजर होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पेन या इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो आप उनके कैंसर को ट्रीट नहीं कर सकते, बल्कि आप उनके सिम्टम्स को रिलीव करते हैं, जिसको पैलिएटिव केयर भी कहते हैं। और मेडिकेशन को जो यूज़ करते हैं वो पैलिएटिव यूज़ ऑफ मेडिकेशन कहलाता है। रिप्लेसमेंट थेरेपी, बिल्कुल बॉडी के अंदर जैसा कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाना,
तो उस इंसुलिन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम इंसुलिन देते हैं। तो बेसिकली जो इंसुलिन हम दे रहे हैं वो उन जो बॉडी हमारी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती उसकी रिप्लेसमेंट में दे रहे होते हैं। इसी तरह थायरॉक्सन, यानी कि जब थायराइड से T3 T4 हार्मोन रिलीज नहीं होते तो हम थायरॉक्सन जैसी मेडिकेशन देते हैं, जो कि वो भी रिप्लेसमेंट करती है बॉडी के नॉर्मल थायराइड हार्मोन के रिलीज जो इनकी नहीं ज़्यादा होती, तो हम थायरॉक्सन देते हैं। स्पोर्टिव थेरेपी, बिल्कुल स्पोर्टिव थेरेपी जो होती है वो भी एक मेडिकेशन का पर्पज़ है, जिसमें जिस तरह हम किसी इंडिविजुअल को फ्लूइड जो है वो स्पोर्ट के तौर पर दे रहे होते हैं, तो वो क्या है, स्पोर्टिव थेरेपी कहलाता है। कॉन्ट्रासेप्शन, प्रिवेंटिव प्रेगनेंसी, बिल्कुल कॉन्ट्रासेप्शन वो ड्रग्स होती हैं जो प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन कॉज करती हैं, और ये तमाम ड्रग्स होती हैं ये भी एक पर्पज़ के तौर पर मेडिकेशन के तौर पर यूज़ होती हैं। वन बाय वन हम इनकी एग्जांपल्स को भी देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, थेराप्यूटिक यूज, मेडिकेशन आर यूज टू क्योर, कंट्रोल और रिलीव सिम्टम्स ऑफ डिजीज। बिल्कुल ट्रीटमेंट ऑफ, जब भी हम किसी डिजीज़ को एक्चुअल में ट्रीट करते हैं तो हम थेराप्यूटिक यूज़ करते हैं, जिसमें हम उस ड्रग को, उस डिजीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योर कर रहे होते हैं और उसके सिम्टम्स को भी साथ में रिलीव करते हैं। तो स्पेसिफिकली भी अगर आप किसी डिजीज़ को क्योर करते हैं मेडिकेशन के साथ, तो ये एक मेडिकेशन का पर्पज़ है जो कि थेरेप्यूटिक यूज़ कहलाता है। एंटीबायोटिक से जब हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं तो ये एक थेरेप्यूटिक यूज़ है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, प्रोफिलैक्टिक यूज़ हमने पहले भी डिस्कस किया कि किसी भी डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए उसके अक्रंस से पहले अगर हम देते हैं तो वो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ है, जिसकी एग्जांपल वैक्सीन है। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, सर्टेन ड्रग्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग मेडिकल कंडीशन, बिल्कुल कुछ ड्रग्स होती हैं जो मेडिकल कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प आउट करते हैं, जैसे रेडियोपैक, कंट्रास्ट एजेंट जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जैसे किसी का CT स्कैन, कंट्रास्ट एक प्लेन होता है, एक कंट्रास्ट होता है, तो प्लेन के अंदर हम कोई भी मेडिकेशन इंजेक्ट नहीं करते, लेकिन कंट्रास्ट के अंदर हम मेडिकेशन को इंजेक्ट करते हैं और फिर फ्लोरोस्कोप में, एक्सरेज में हम चेक कर लेते हैं कि वो डाई क्या काम करती है, कहाँ पर जाती है और क्या डायग्नोज कॉज करती है, तो वो उससे हमें पता चल जाता है। सिम्टोमेटिक रिलीफ, पैलिएटिव यूज़ भी कहते हैं, सिम्टम्स को रिड्यूस करना विदाउट ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉज। आप उस डिजीज़ को, अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट नहीं करते, बल्कि उस डिजीज़ की वजह से होने वाले सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, जैसा कि एनाल्जेसिक फॉर पेन रिलीफ इन कैंसर पेशेंट। एनाल्जेसिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो पेन को कम करती हैं, रिलीव करती हैं। तो कैंसर पेशेंट्स में आप जब पेन को रिलीव करते हैं, कम करते हैं, तो एनाल्जेसिक्स देते हैं। तो एनाल्जेसिक्स जो हैं वो सिम्टोमेटिक रिलीफ कॉज करती हैं, तो ये भी मेडिकेशन का एक काम है। रिप्लेसमेंट थेरेपी, सम ड्रग रिप्लेस डेफिशिएंट सब्सटेंस इन द बॉडी, बिल्कुल कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो उन सब्सटेंसेस को रिप्लेस करती है जो बॉडी के अंदर कम होते हैं या कम नहीं होते, जैसा कि डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है और हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट के अंदर थायरॉक्सन की। तो जिन पेशेंट को डायबिटीज़ होता है तो आप रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर उनको इंसुलिन देना शुरू कर देते हैं, और जिन लोगों में हाइपोथायराइडिज्म होता है उनको रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर आप थायरॉक्सन देना शुरू कर देते हैं। स्पोर्टिव थेरेपी, मेडिकेशन यूज टू सपोर्ट बॉडी फंक्शन ड्यूरिंग इलनेस, बिल्कुल ऐसी मेडिकेशन जो बॉडी फंक्शंस को सपोर्ट करती हैं इलनेस के अंदर, उन्हें सपोर्टिव थेरेपी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर डिहाइड्रेशन एक कंडीशन है, इसमें IV फ्लूइड्स आप देना शुरू कर देते हैं, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं, तो ये एक सपोर्टिव थेरेपी है। कॉन्ट्रासेप्शंस, प्रिवेंटिव प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करना, सम ड्रग हेल्प प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, बिल्कुल कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि फर्टिलाइजेशन को से प्रिवेंट करती हैं और प्रेगनेंसी से। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो जैसे कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग ड्रग्स होती हैं, तो ये बेसिकली प्रिवेंट करती हैं प्रेगनेंसी से, तो ये भी एक पर्पज़ होता है मेडिकेशन का, कॉन्ट्रासेप्शन। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर हम कल अपलोड करेंगे, तो आप ज़रूर हमारी वीडियोज़ को एंड तक देखा करें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करें, और अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, और अपने कमेंट्स को ज़रूर बताया करें, अपने व्यूज़ को ज़रूर दिया करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि हम आपके इस पॉजिटिव रिस्पॉन्स से आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर स्टार्ट करें। गॉड ब्लेस यू।